नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो वो बोलते हैं ना कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो जैसे हमारे देश में चर्चे होते हैं कि इस देश में जापान में ये अच्छा है, उस देश में वो अच्छा है, सिमिलरली वहाँ पे भी ये आलोचना होती है कि इंडिया की ये चीज़ें अच्छी होती है। अब लोग जो ब्लेम करते हैं फॉरेन मीडिया को कि इंडिया के नेगेटिव स्टीरियोटाइप दिखाते हैं, इंडिया के नेगेटिव इमेज दिखाते हैं, भाई जो बिकेगा वही चलेगा ना। अब देखो इन्होंने कितना अच्छा पॉजिटिव रिपोर्ट एक बनाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियंस को सेंसेशन चाहिए, ड्रामा चाहिए, कंट्रोवर्सी चाहिए। तो व्यूज़ इंडियंस भी उसी वीडियो को देंगे, जो अच्छे चीज़ बोल रहे हैं उस वीडियो को देते नहीं हैं। और एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तारीफ की गई है, लेकिन हमें पता है कि हमारे भी एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सारे फ्लॉज है। चलो पेपर लीक वगैरह ये तो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वो तो एक है ही। साथ में अगर हम ओवरऑल फेयर सिस्टम से भी अगर कंपैरिजन करें तो आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि लोग बोलते हैं कि अब्रॉड में बहुत अच्छा एजुकेशन है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंडिया में बहुत अच्छा एजुकेशन है। तो सच आखिर है क्या? इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो दोनों में अपने अपने पॉजिटिव्स है। इंडिया में क्या है, स्टूडेंट्स को हार्ड वर्क करना और डिसिप्लिन करना, पढ़ाई के मामले में सिविक सेंस ये सब तो नहीं सिखाते ज़्यादा स्कूल में, लेकिन पढ़ाई के मामले में कैसे रेगुलरली पढ़ाई करना है, पढ़ाई में कैसे हार्ड वर्क करना है, पढ़ाई में कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, वो इंडिया में अव्वल दर्जे का है। और सिमिलरली क्रिएटिव जो चीज़ है, जो प्रैक्टिकल ज़्यादा चीज़ है, थियोरिटिकल जो नहीं है, वो बाहर में ज़्यादा अच्छा है। जापान, यूएसए वगैरह वहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग के लिए अच्छा है, लेकिन वहाँ पे क्योंकि उनके मम्मी डैडी जो होते हैं बहुत ज़्यादा ही लीनियंट होते हैं। ये लोग 15 साल 16-17 साल में जो है 10 बॉयफ्रेंड्स 10 गर्लफ्रेंड्स बना के बैठते हैं और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है, जिसके लिए आप उस लेवल पे आप देखेंगे गूगल वगैरह ये सब का सीईओ जो है इंडियंस है, क्योंकि इंडिया में बचपन से ही उनको हार्ड वर्क करना सिखाया जाता है। वो लोग पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि ये जो बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं ये ड्रिंकिंग, ड्रग्स, ये सब चीज़ में खुद को बर्बाद करते हैं। तो ये चीज़ एक इंडिया में अच्छा है, जो कि उन्हें सीखना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। जापान ने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेन किया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, एक बंगाली व्लॉगर है जो कि बेंगलोर में जाकर सेटल है, और वो कई तरह की, जैसे कि जंगल हो गया, सिटी हो गया, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स बनाती है। तो उनके चैनल को आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और उनको सपोर्ट भी कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। さあ世界一という言葉が出ましたけれども、人口世界一の हमने सुना है कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है। आज का विषय है दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाले नंबर 1 देश भारत के बारे में। जैसा कि आपको पता है, जुलाई में नेशनल असेंबली का आयोजन भारत में हुआ था। प्रधानमंत्री ताकाहाशी कल भारत की विजिट पर गई थी। ये द्वारा 3 दिनों तक चला था। でありますが、インド、どなたも聞いたことはありますし、 मैंने भारत के बारे में बहुत से लोगों से सुना है। ये एक बेहद सरल और सादगीपूर्ण लोगों का देश है। आज मैं आप सबसे भारत के बारे में बात करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ताकाहाशी को पद संभाले अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला के साथ मिलकर दुनिया के नेताओं से मुलाकात करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हिस्सा लिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ताकाहाशी मोदी से मिले थे। ये उसी मुलाकात की बात है। फ्रांस में G7 समिट आयोजित हुआ था। वहीं प्रधानमंत्री ताकाहाशी मोदी से पहली बार मिले थे और हाथ मिलाया। हालांकि दोनों देशों के लीडर्स को विस्तार से चर्चा करने के लिए समय बहुत कम था। भारत जापान से काफी दूर है, इसलिए यात्रा का कार्यक्रम भी बेहद व्यस्त और सख्त रहता है। 非常に厳しい日程であります。このインドでありますが、これから行かれる方、 अब बात करते हैं भारत की। जो लोग भारत जाने वाले होते हैं उनसे अक्सर एक बात कही जाती है, भारत में लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करने से यथासंभव बचने की सलाह दी जाती है। सामान्य तौर पर यहाँ राइट हैंड से काम करना शिष्टाचार माना जाता है। किसी को कोई वस्तु देना, उपहार देना या अभिवादन करना आमतौर पर राइट हैंड से ही किया जाता है। अगर आप किसी से हैंडशेक करते हैं या किसी को गिफ्ट देते हैं तो भी राइट हैंड का इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है। भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं में इसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। दुनिया में कई प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, इंडियन इकोनॉमिस्ट्स हुए हैं। मैंने इसके बारे में पहली बार अपने एलिमेंट्री स्कूल के दिनों में पढ़ा था। 数字のゼロという考え方、
これを、世の中にはゼロという考え方があるんだという発想を始めたのはインドの方だというふうに言われておりまして、それもそのはずで、私もインドの小学校行ってびっくりしましたけれども。जब मैं भारत के एक एलिमेंट्री स्कूल गया तो मैं हैरान रह गया। जापान में बच्चे सामान्य तौर पर 9 गुणा 9 तक के पहाड़े सीखते हैं, लेकिन भारत में कई स्कूलों में बच्चों को 19 गुणा 19 तक के पहाड़े याद कराए जाते हैं। यही वजह है कि भारतीय छात्रों की मेंटल कैलकुलेशन की क्षमता अक्सर बहुत मजबूत होती है। कई लोग उन्हें मजाक में वॉकिंग कंप्यूटर्स भी कहते हैं। भारत यात्रा के दौरान मैं मुंबई के एक यूनिवर्सिटी भी गया था। वहां का माहौल देखकर मैं काफी प्रभावित हुआ। दुनिया की कई बड़ी कंपनीज खुद विश्वविद्यालयों में आकर प्रतिभाशाली छात्रों की भर्ती करती हैं, यानी छात्रों को नौकरी ढूंढने की बजाय कई बार कंपनियां ही उनके पास पहुंचती हैं। वहां से ग्रेजुएट होते ही कई छात्रों को सालाना 20 से 30 मिलियन येन तक के पैकेज वाली नौकरियां मिल जाती हैं। लेकिन केवल डिग्री ही नहीं देखी जाती, कंपनियां यह भी पूछती हैं कि आपने यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाई की, किस विषय पर रिसर्च की और आपका थीसिस क्या था। कृपया अपना थीसिस दिखाइए। इस तरह के सवाल भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत हर मामले में सबसे बेहतर है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यह बताना है कि भारत ने एजुकेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। हाल के वर्षों में दुनिया में भारत की बढ़ती भूमिका और उसकी मौजूदगी कई अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के दौरान भी साफ दिखाई दी है। यह तस्वीर भारत द्वारा वेनेजुएला को दी गई सहायता की है। उस समय मलबे के नीचे अब भी कई लोग फंसे हुए थे। दुनिया के कई देश रेस्क्यू ऑपरेशन और लोगों की जान बचाने के काम में जुटे थे। इसी दौरान भारत ने एक अनोखी पहल की। भारत ने एक फ्लाइंग हॉस्पिटल यानी हवाई मार्ग से ले जाया जा सकने वाला मोबाइल हॉस्पिटल तैनात किया। यह वही व्यवस्था है। ट्रांसपोर्टर के पीछे लगे विशेष कंटेनर को खोलते ही वह एक अस्थायी अस्पताल में बदल जाता है। उसके अंदर मरीजों के लिए बेड्स, आवश्यक चिकित्सा उपकरण और माइनर सर्जरी करने की सुविधा भी मौजूद होती है। ऐसी व्यवस्था जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स JSDF और कुछ अन्य देशों की सेनाओं के पास भी है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी जानकारी अपेक्षाकृत कम लोगों को है। इस तरह भारत ने यह सोच विकसित की कि जहां अस्पतालों की कमी हो वहां मोबाइल हॉस्पिटल जैसी व्यवस्था बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। अब जरा नजरिया बदलते हैं। इतनी बड़ी आबादी होने की वजह से भारत जापानी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार और बेहतरीन अवसर बन चुका है। इसीलिए फूड, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य क्षेत्रों में जापानी कंपनियां तेजी से अपना कारोबार बढ़ा रही हैं। अब बात करते हैं करी की। जापान की मशहूर करी चेन भी भारत में अपनी किस्मत आजमा रही है और वहां इसे अच्छी लोकप्रियता मिल रही है। जी हाँ, इसका नाम है कोको इचिबान्या। ये एक प्रसिद्ध करी हाउस है। भारत में इसका पहला आउटलेट साल 2020 में शुरू किया गया था। यह कोको इचिबान्या अब स्थानीय लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुका है। आने वाले समय में कंपनी भारत में अपने स्टोर्स की संख्या और बढ़ाने की योजना बना रही है। लेकिन भारत की अपनी एक अलग फूड कल्चर और स्वाद की पसंद है। सिर्फ जापान वाला वही करी भारत में लाकर परोस देने से काम नहीं चलता। भारतीय ग्राहकों की पसंद और स्थानीय स्वाद के अनुसार मेन्यू और रेसिपी में बदलाव करना जरूरी होता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में सफल होने के लिए विदेशी कंपनियों को स्थानीय संस्कृति और ग्राहकों की पसंद के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। यही वजह है कि ऐसी रणनीति को भारत में अधिक प्रभावी माना जाता है। आमतौर पर विदेशी नेता भारत की राजधानी दिल्ली का दौरा करते हैं, लेकिन इस बार उनका प्रोग्राम असम जाने का भी था। असम भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक मेजर स्टेट है। इसे उत्तर पूर्व भारत का गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि भारत के विकास के लिए सिर्फ राजधानी ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत एक विशाल देश है और हर क्षेत्र की अपनी अलग पहचान और संभावनाएं हैं। अगर आप नक्शे पर देखें तो इस क्षेत्र के आसपास म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश जैसे देश स्थित हैं। इनमें से म्यांमार लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य शासन जैसी परिस्थितियों से गुजर रहा है। इसीलिए सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाती है। अतीत में जब प्रधानमंत्री आबे सत्ता में थे तब उन्होंने इस क्षेत्र में एक शिखर सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से उस योजना को स्थगित कर दिया गया। भारत के पश्चिमी हिस्से, खासकर मुंबई में पहले से ही कई जापानी कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन अब जापान की रुचि भारत के अन्य विकासशील क्षेत्रों में भी निवेश बढ़ाने की है। इसी उद्देश्य से बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, आर्थिक सहयोग और नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किए जा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री आबे की योजना थी कि अधिक से अधिक जापानी कंपनियां भारत आएं और यहां नए बिजनेस शुरू करें। हालांकि यह योजना पूरी तरह लागू हो पाएगी या नहीं, इस पर उस समय कुछ अनिश्चितता बनी हुई थी।
यह भी कहा गया कि नेशनल असेंबली के कार्यक्रम की तारीखों को लेकर कुछ व्यावहारिक समस्याएं थीं। सरकार की आधिकारिक घोषणा में प्रधानमंत्री आबे ने इस विषय पर कोई विस्तृत टिप्पणी नहीं की। जापान की वर्तमान संसदीय व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री को विदेश यात्रा पर जाने से पहले आवश्यक संसदीय प्रक्रियाओं और अनुमति का पालन करना होता है। で、政府の発表では官房長官これ一言も इस वजह से उनके लिए दूसरे क्षेत्रों का दौरा करना आसान नहीं था। फिर भी मेरा मानना है कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए यह छोटा सा जोखिम उठाया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बातचीत में अमोनिया को भी दोनों देशों के समझौते का हिस्सा बनाया गया। तो आखिर अमोनिया क्या है? भारत में सोलर पावर जैसी रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करके ग्रीन अमोनिया बनाने पर तेजी से काम हो रहा है। ये एक ऐसा केमिकल प्रोडक्ट है जिसे भविष्य के क्लीन एनर्जी और एनर्जी स्टोरेज के रूप में भी देखा जा रहा है। इसी वजह से भारत और जापान इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। おそらくこれは合意事項に入ってくると思われるのがアンモニアです。 जापान की तुलना में भारत ऐसा देश है जहां साल भर भरपूर धूप मिलती है। इसी वजह से भारत सोलर पावर का बड़े पैमाने पर उपयोग कर ग्रीन अमोनिया का उत्पादन कर सकता है। साथ ही भारत एक कृषि प्रधान देश भी है, इसीलिए भारत में उत्पादित ग्रीन अमोनिया का उपयोग फर्टिलाइजर बनाने में किया जा सकता है, जिससे कृषि क्षेत्र को भी बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं जापान अमोनिया को फायरिंग टेक्नोलॉजी में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। इस तकनीक में अमोनिया को पारंपरिक थर्मल पावर जनरेशन के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे CO2 एमिशंस को काफी हद तक कम किया जा सकता है और ऊर्जा का उत्पादन एफिशिएंटली से किया जा सकता है। यही कारण है कि ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भारत और जापान का सहयोग भविष्य की क्लीन एनर्जी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 非常に効率よく जापान इस तकनीक में दुनिया के लीडिंग कंट्रीज में से एक है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बातचीत में यह भी प्रस्ताव रखा गया कि भविष्य में भारत ग्रीन अमोनिया का एक्सपोर्ट जापान को करे। साथ ही यह भी कहा गया कि भारत जापान की उन्नत थर्मल पावर और केमिकल इंजीनियरिंग तकनीक की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार करे, क्योंकि आने वाले वर्षों में भारत में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड तेजी से बढ़ने वाली है। ऐसे में स्वच्छ और एफिशिएंट ऊर्जा तकनीकों की आवश्यकता भी लगातार बढ़ेगी। इसी कारण ग्रीन अमोनिया और जापानी ऊर्जा तकनीक पर भारत जापान के बीच सहयोग को भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा और क्लीन एनर्जी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ご覧いただき तो सबसे पहले ईगोइस्ट ने लिखा है कि इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी है इंडिया के खुद के लोग। कुछ लोग इतने ज़्यादा नेशनलिस्ट है कि उनको अपने देश की कोई खामियां दिखती ही नहीं, और कुछ लोग इतने ज़्यादा इनसिक्योर है जिन्हें हर चीज़ में अपने देश में ही खामियां नज़र आती है और दूसरे देशों को वो आइडियल मानते हैं। तो इन्होंने तो मानो मेरी मुंह की बात छीन ली कि एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो कि ओवर कॉन्फिडेंट है और एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो कि बिल्कुल ही अंडर कॉन्फिडेंट है। कुछ लोग बीजेपी की भक्ति में इतना ज़्यादा अंधे हो गए हैं कि वो सरकार से सवाल उठाना और उनको अकाउंटेबल ठहराना ही भूल गए, और कांग्रेस और आपके जो चमचे हैं इनको तो अपने देश में हर चीज़ बुरा लगता है, और गोरे अगर कुछ भी चीज़ करते हैं, वो हकते भी है अगर बाथरूम में, तो उनसे भी उनको खुशबू आती है। तो एज द नेम सजेस्ट, चमचों को बस चमचागिरी करना आता है। इसे एनालिस्ट होके इम्प्रूवमेंट के लिए क्रिटिकली थिंकिंग नहीं बोलते हैं, इसको सीधे भाषा में गोरों के जूते पॉलिश करना कहते हैं। इंडिया की डेवलपमेंट तब हो सकती है जब एक बैलेंस थिंकिंग हो, जहाँ पे अपने देश की अच्छाई हो वो रियलाइज़ कर किया जाए और उसको बढ़ावा दिया जाए, अप्रिशिएट किया जाए। एट द सेम टाइम जो हमारे देश की खामियां हैं उनको एक बैलेंस तरीके से उसको एनालाइज किया जाए, और कैसे हम अगर दूसरे कोई देश में या फिर अपने ही देश के अंदर हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम फॉलो करके अपने देश के सिविक सेंस और बहुत कुछ बदल सकते हैं। हमें बाहर देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन जब तक ये दो सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद पोटैटो एलेक्स ने लिखा है कि इस बार जब गलवान जैसा क्लैश हो तो हम इंडिया को एडवांस्ड रॉड्स देंगे। उन रॉड्स से इंडियंस चीनी सोल्जर्स को ऐसे मारेंगे कि चीनी सोल्जर्स ऐसे बिखरेंगे जैसे कि चीनी खिलौने बिखरते हैं। उसके बाद ट्रैवलर YTB ने कमेंट किया कि जैसे कि इस वीडियो में बोला गया है कि इंडिया में हायर एजुकेशन वाले पूरे दुनिया में हाई डिमांड पे है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सुना कि जापानीज़ में जो हाई एजुकेशन परसू करते हैं वो हाई डिमांड पे है। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जापान की एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सारे फ्लॉज हैं। उसके बाद नोमिया ने कमेंट किया कि द फैक्ट कि दुनिया भर के कंपनी अपने कंपनी को संभालने के लिए इंडियंस पे ट्रस्ट करते हैं, इंडियंस पे भरोसा करते हैं, दैट मेक्स मी रियलाइज कि भारत की एजुकेशन
किस लेवल पे है, खास करके भारत की मैथमेटिकल एजुकेशन। जापान को अभी भी इंडिया की मॉडल ऑफ मैथमेटिकल एजुकेशन से बहुत कुछ सीखना है। मुझे आशा है कि हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में इंडिया से कोलैबोरेट कर सकते हैं, जिससे हम बच्चों को नर्चर कर सकते हैं, जिससे हम दोनों देशों का भविष्य उज्जवल होगा। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन और रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी को असली डेवलपमेंट कहलाते हैं। उसके बाद चैनिंग्स 6844 ने कमेंट किया कि हम इंडिया के साथ मिलकर चाइना को सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन इंडिया का जापान से जितना ट्रेड है चाइना से उससे 5 गुना ज़्यादा है। इस बारे में क्यों मेंशन नहीं किया गया? उसके बाद एरन शिन ने कमेंट किया कि इंडिया की स्टीरियोटिपिकल बायस्ड इमेज जो कि वेस्टर्न मीडिया ने दुनिया में फैलाया है, अनफॉर्चुनेटली वो आज भी परजिस्ट करता है, और अनफॉर्चुनेटली वो आज भी ऑनलाइन में प्रीडोमिनेंट है। ये बहुत शर्मनाक है कि इंडिया की ये इमेज जो कि इस वीडियो में दिखाया गया है और इंडिया के अचीवमेंट्स के बारे में ऑनलाइन प्रॉपरली किसी ने ढंग से बताया नहीं है, या फिर ऑनलाइन में वो वीडियोस प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। उसके बाद MM201 ट्यूब ने लिखा है कि आसाम एक कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन है, उसका चाइना और बांग्लादेश से कई सारे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स है, और साथ ही उसका इंटरनल बहुत सारे ग्रुप्स और ट्राइब्स में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी है। आशा है कि इंडिया और जापान दोनों सरकार मिलके इसको एक स्टेबल रीजन में बदलेंगे, जिससे हमारे कंपनीज वहाँ स्मूथली फंक्शन कर पाएंगे। यहाँ पे मैं अपना कुछ नॉलेज शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग मणिपुर के बारे में बोलते हैं, लेकिन अगर देखा जाए आसाम के बहुत सारे रीजन्स जहाँ पे कांग्रेस के टाइम पे कोई जान की वैल्यू ही नहीं थी, हर दिन यहाँ पे पुलिस मरते थे, और हर दिन बहुत सारे लोग जो है क्लैश होता था, बहुत सारे लोग मरते थे। लेकिन आज हर चीज़ मतलब आप पूछेंगे तो ज़्यादातर लोग 70 to 80% बोलेंगे कि जब से बीजेपी पावर में आया है तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो था असम में और नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे रीजन में, तो वो बहुत मतलब अगर वो 70 to 80% था तो अभी घट के 20 to 30% ही हो गया। बीजेपी आने के बाद यहाँ पे रात में पुलिस पेट्रोलिंग काफ़ी बढ़ गए हैं, जो कि गैंग लीडर्स थे जो कि मारपीट करते थे रात को, वो बहुत कम हो चुके हैं। और सेकेंडली जो इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि मैं एक बोरो रीजन में था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि मतलब हर कोई मिलजुल के रह रहा है। बोरो, आदिवासी, फिर असमीज़ लोग, बंगाली, हर लोग जो है मिलजुल के रहता है, तो उनमें टॉलरेंस काफ़ी ज़्यादा है एक्चुअल। जो कि नॉर्थ इंडिया में बड़ा क्लैश तो नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ लेके मार दंगा होता है, लेकिन वो बड़े क्लैश में बदलते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इंटर ट्राइबल इंटर ग्रुप जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। नॉर्थ ईस्ट में होता नहीं है, लेकिन जब होता है फिर वो बड़े कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी जो ये है कि ज़्यादातर जो आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा नहीं, लेकिन कुछ फंक्शन हुआ जहाँ पे लोग दारू पीते हैं ना, अगर आज ही अल्कोहल हटा दिया जाए तो 80 to 90% कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे ही नहीं होगा। तो ये इस पे अगर हम ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि एक कल्चर जैसा बोलते हैं, कल्चर के नाम पे ये दारूबाज, ये बेवड़े लोग पीते हैं, लेकिन हमेशा ये झमेला जो है ये बेवड़े लोग ही करते हैं, और अल्कोहल पी के ही मार दंगा खून खराबा होता है 70 to 80% ऑफ द टाइम्स। तो अगर अल्कोहल हटा दिया जाए ना, तो ये बहुत सारे कन्फ्लिक्ट जो है बहुत कम हो सकता है। अब बात यह है कि अगर नॉर्थ ईस्ट के अदर रीजन्स में बीजेपी ये कर पाया, तो मणिपुर में क्यों नहीं किया? इसके बहुत सारे थ्योरीज है, कौन सा थ्योरी सच है नहीं पता। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मणिपुरी जो रेबल्स है, जो मिलिटेंट्स है, उनको यूज़ किया गया है नागा मिलिटेंट्स को चेक में रखने के लिए, इसीलिए बीजेपी ने जो है वहाँ पे प्रॉपरली इंटरवेन नहीं किया है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली बीजेपी अगर चाहती तो कर पाती, क्योंकि अगर असम में और बहुत सारे दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बीजेपी ने ये करके दिखाया है। बहुत सारे नेगेटिव्स आजकल है, लेकिन जो पॉजिटिव है वो बोलने में भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, और ये एक चीज़ है जो कि पॉजिटिव बीजेपी ने किया है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करूंगा, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।